इतिहास। पता नहीं बेवजह ही जो सब्जेक्ट है ये बेचारा बदनाम है बेवजह। अभी हम क्लास 10th को यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा रहे हैं और ये पता नहीं क्यों, शायद हम भी जब 10th में थे तो हमको भी इतिहास वैसे ही लगता था, बहुत ही बोरिंग चैप्टर सा, बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट लगता था। लेकिन अब हम जब इसको पढ़ रहे हैं ना, और पिछले 3-4 साल से जब हम इसको पढ़ा भी रहे हैं तो बहुत बहुत ही उस टाइप का एक पेपर लग रहा है जैसे कि इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत कुछ समझने के लिए है। उदाहरण के लिए जैसे जब हम जो पहला चैप्टर अपना था यूरोप में राष्ट्रवाद, जब हम इसको शुरू करते हैं तो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत हम 1789 फ्रांस की क्रांति से उठाते हैं, जहाँ पर एक छोटी सी कहानी हम बताया था कि एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गई, खत्म कहानी। यही है फ्रांस की क्रांति। लुई 16वां बुर्बो राजवंश, उसका शासक किस प्रकार, क्लास 9 याद कीजिए, किस प्रकार से शासन व्यवस्था को कमज़ोर किया गया, किस प्रकार से जनता की ख्वाहिशों को नज़रअंदाज किया गया और 1793 में बंदे को गिलोटिन पे लटका दिया, ख़त्म मामला। उसके बाद रानी भी चली गई। 1799 डायरेक्टरी का पद समाप्त करके प्रथम कौंसिल के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री होती है, फ्रांस की गद्दी पर बैठ जाता है 1804 में। 1815 तक सब ठीक ठाक चलता है। 1815 में वाटरलू के युद्ध में ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस और ब्रिटेन, जितने भी ऐसे जो ये क्षेत्र हैं, ये नेपोलियन के अगेंस्ट, यानी फ्रांस के अगेंस्ट विचार रखने वाले, ये सब के सब मिलकर के निर्णायक रूप से वाटरलू के युद्ध में 1815 में नेपोलियन को पराजित कर देते हैं। और एक बार फिर से यूरोप में, जहां एक तरफ यूरोप में नेपोलियन के रहने से राष्ट्रवादी विचारधारा पनप रही थी, फिर से पुरातन व्यवस्था, रूढ़िवादी व्यवस्था या सामंतवादी व्यवस्था जिसको हम कहते हैं, वो फिर से अपनी जड़ को मजबूत करने लग जाता है नेपोलियन के हारने के बाद। ध्यान रखिएगा। और ये हुआ है 1815 वाटरलू का युद्ध। 1815 से लेकर 1848 का काल कमोबेश मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर, और वही ध्यान रख रहा है, वही नियंत्रण रख रहा है यूरोप की शक्तियों पर। इस पुरातन व्यवस्था, पुरानी चीजों जिसको हम बोलते हैं रूढ़िवादी विचारधारा, इसका पूरी तरह से समर्थक है। उसका कहना था, किताब में ये शब्द है, भारतीय भवन का आप किताब अगर पढ़ेंगे तो उस किताब में ये शब्द है कि मेटरनिख की यह नीति थी कि शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो। खैर, नेपोलियन के पराजय के बाद फ्रांस की सत्ता, ये जो सारे 4 लोग मिलकर के, जो ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया के जो प्रतिनिधि थे, ये लोग मिलकर के मीटिंग करते हैं। और ये मीटिंग हुआ था 1815 में ही, वियना कांग्रेस के नाम से जानते हैं। वियना, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी उस समय, ठीक है। और वहीं हुआ था संधि, ट्रीटी, वियना की संधि भी बोला जाता है। इस संधि में जो बात कहा गया था, आप लोग भारतीय भवन का किताब पढ़ेंगे, पेज नंबर 4 एंड लेफ्ट कॉर्नर, वहां पर एक तस्वीर दिया गया, एक पिक्चर शामिल है। उस पिक्चर में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है, वह साफ साफ ये बात मेंशन वहां पर है, दिखलाया गया है कि फ्रांस को ये कहा गया कि उसे नेपोलियन के द्वारा जीते गए सारे क्षेत्र वापस करने होंगे। एक बात। दूसरी जरूरी बात उस संधि की कि प्रशा, उस समय प्रशा कहला रहा है, प्रशा जो है उसके पश्चिमी क्षेत्र में, आप तस्वीर देखेंगे, वो जो पेज नंबर हम आपको बताया, पेज नंबर 4 में, आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ लिखा गया है कि प्रशा को, और तस्वीर में देखिएगा, प्रशा को उसके पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिम कैसे मैप में जो होता है ना, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण होते हैं, एंड आपके लेफ्ट साइड में पूरब पश्चिम होते हैं, राइट साइड में पूरब, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, है ना। ऐसे कैमरा में हो सकता है कि उत्तर पूरब मेरा उल्टा होगा ना, आपका राइट मेरा लेफ्ट, एंड ये सब चीज़ होता है। और उसके बाद क्या हुआ कि एक 2 बातें हम बता दिए। एक तो आपको कि फ्रांस के चारों ओर, फ्रांस को पहले ये कहा गया कि नेपोलियन के द्वारा जीता गया सभी क्षेत्र आपको वापस करना है। दूसरा बात आपसे ये कहा गया कि प्रशा का जो पश्चिमी वाला जो क्षेत्र है,
उसको बहुत सारे अलग अलग राष्ट्र दिए गए हैं प्रशा को, और जाहिर सी बात है कि वो लोग वही राष्ट्र हैं प्रशा वगैरह जो नेपोलियन को हराने में अपना योगदान दिए थे। रूस को पोलैंड का कुछ हिस्सा दिया गया, ये तीसरा ज़रूरी बात। चौथा, इटली को छोटे छोटे राज्यों में तोड़, लघु राज्य जिसको हम बोलते हैं, छोटे राज्यों में तोड़ दिया गया। चौथा बात, एक और चीज़ था, फ्रांस के चारों ओर घेराबंदी किया गया, ये कहते हुए कि फ्रांस में शांति, पूरे यूरोप में शांति व्यवस्था बनी रहे, तभी शांति व्यवस्था बनी रहेगी जब फ्रांस कंट्रोल में रहेगा। तो फ्रांस के चारों ओर जो है अलग अलग राष्ट्रों का घेराबंदी बनाया गया, बॉर्डर एक तरह से कह सकते हैं। एक बात और हुआ था कि फ्रांस में नेपोलियन के जाने के बाद कोई तो होगा जो सत्ता संभालेगा, और मेटरनिक्स जो था, जैसे कि अभी हम बताया, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, वो तो पुरानी व्यवस्था को मानने वाले थे, तो वो तो राजा ही ढूंढेंगे। तो बुर्बो राजवंश के ही लुई 18वां को, पहले कौन थे 1789 क्रांति में, लुई 16वां थे, वो हटे, फिर नेपोलियन सम्राट वहाँ के बन गए, फिर नेपोलियन बोनापार्ट हटे वाटरलू के युद्ध में। उसके बाद वियना के संधि के द्वारा बुर्बो राजवंश के ही लुई 18वां को गद्दी दे दी जाती है। लेकिन लुई 18 जो था वो नेपोलियन के सिद्धांत को भी मानना चाहता था, और प्रतिक्रियावादी यानी कि मेटरनिख लोगों को, जो रूढ़िवादी परंपरा या ये कहें कि सामंतवादी व्यवस्था वाले लोग थे, उनके विचारधाराओं को भी मानने वाला था। मतलब ये कह सकते हैं कि वो दोनों के बीच में एक तरह से सामंजस्य बिठाना चाहता था, चाहे उदारवादी हो चाहे रूढ़िवादी हो, दोनों के बीच में वो ले दे के चलने वाला बंदा था। मतलब एकदम समझ लो कि पारिवारिक टाइप का आदमी था। 1824 में लुई 18वां की मृत्यु हो गई, और उसके बाद चार्ल्स दशम जो है, बुर्बो राजवंश का ही चार्ल्स दशम था, वो सत्ता पे काबिज हो गया 1824 में लुई 18वां की मृत्यु हुई है। फिर क्या था, वो अपना प्रधानमंत्री बनाया पॉलिग्नेक को, बंदे का नाम है पॉलिग्नेक, ओके, पॉलिग्नेक। ये बंदा जब प्रधानमंत्री बना तो ये अभिजात्य वर्ग का कॉन्सेप्ट लेकर के आया। अभिजात्य वर्ग मीन्स हम एक ऐसा समाज का निर्माण करेंगे जो वर्ग आधार पर बंटवारा होगा समाज में, और वही एक अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, जो 1789 की फ्रांस क्रांति का मुख्य आधार था कि जातिगत बंटवारा ना हो, क्योंकि उस आधार पर क्या होता था, टैक्स देना पड़ता था, और टैक्स का बड़ा अलग कॉन्सेप्ट ही था। जानते थे, कुलीन वर्ग था, एक पादरी वर्ग था, और एक कृषक वर्ग था। कृषक वर्ग को 10% टैक्स पादरी वर्ग को भी देना पड़ता था, एज वेल कुलीन वर्ग को भी देना पड़ता था। इन सब को ध्यान में रखते हुए पॉलिग्नेक भी यही कॉन्सेप्ट अपनाया, और चार्ल्स दशम जो था वो इतना ज़्यादा निरंकुश था कि वो खुद भी अध्यादेश जारी कर दिया। क्या, वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको संकुचित कर दिया, नियम बना दिया जो समाज में, जो हम बताएं आपको अभी कि बंटवारे का जो वर्गीय आधार पर बंटवारा का है। जनता के हितों की अनदेखी करना चार्ल्स दशम को भारी पड़ा। आंदोलन का होना लाजमी था। 25 जुलाई 1830 को जनता उग्र हो गई। जब शक्तियां उग्र होती हैं तो उसको नेतृत्व करने वाला कोई चाहिए, और नेतृत्व करने वाले बंदे का नाम लाफायते था। लाफायते, ये वही एक वृद्ध व्यक्ति था जो कभी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस के तरफ से आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब सवाल यह है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस कहाँ से आया। तो हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप क्लास 9 पढ़े हैं ढंग से फ्रांस की क्रांति, तो वहाँ इस बात का भी जिक्र है, वहाँ इस बात का भी जिक्र है। क्या है कि अमेरिका में फ्रांस का भी प्रभुत्व है और ब्रिटेन का भी, और ब्रिटेन वाले दौड़ा दौड़ा कर फ्रांसिस को बाहर करते हैं, और अमेरिका इससे खुश है कि उसको अब दो लोगों से नहीं लड़ना होगा। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों से, अमेरिका को अगर स्वतंत्र होना था तो पहले दोनों से लड़ना होता, लेकिन ब्रिटेन खुद ही फ्रांस को बाहर कर देता है, जिस वजह से अमेरिका खुश है कि अब उसको किससे लड़ना है, केवल ब्रिटेन से। लेकिन ब्रिटेन की ताकत के सामने अमेरिका कुछ नहीं था, इसलिए अमेरिका को सपोर्ट के लिए फ्रांस दोबारा से एंट्री लेता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। देखो कितना दिलचस्प कहानी है, दोबारा से एंट्री लेता है। इससे फ्रांस को क्या फ़ायदा, फ्रांस को फ़ायदा है, ब्रिटेन उसको निकाला था अमेरिका से, तो अगर किसी तरह से वो अमेरिका का साथ देता है, कौन, फ्रांस, तो ब्रिटेन भी निकाला जाएगा। दुश्मनी, कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, ऐसा वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, वही सब काम कर गया। तो वहाँ फ्रांस के सैनिकों का नेतृत्व करने वाला जो बंदा था वो लाफायते थे। और यहाँ जो 1830 का जिस घटना हम आपको बोल रहे हैं, चार्ल्स दशम वाला एरा का, यहाँ भी जनता लोगों को किसी का तो नेतृत्व की ज़रूरत थी। वो बंदा कौन था, लाफायते था। आंदोलन होता है, 25 को जनता भड़क गई, 26 को विरोध शुरू हुआ, और 27, 28, 29 ये 3 दिन जो था,
ये फ्रांस के गौरवशाली दिनों में से जाना जाता है। इन 3 दिन में वहाँ जम करके मतलब आंदोलन हुआ। 31 तारीख को चार्ल्स दशम जो है वो इंग्लैंड भाग जाता है, माने कि अपना देश छोड़ करके भाग जाता है, गद्दी छोड़ देता है। वहाँ की जनता समझ जाती है कि बुर्बो राजवंश के अंदर वो काबिलियत नहीं है कि वो फ्रांस की सत्ता को संभाल सके, इसीलिए बुर्बो राजवंश पूरी तरह से वहाँ ख़त्म कर दी जाती है और आर्लियंस राजवंश के लुई फिलिप को फ्रांस की गद्दी दे दी जाती है। 1830 की कहानी यहाँ पर समाप्त नहीं होती है। 1830 अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ेगा और बढ़ करके कहाँ तक पहुँचेगा, 1848 में, जहाँ फ्रांस की तृतीय क्रांति होगी। 1789 में पहला, उसके बाद 1830 में दूसरा, और तीसरा होगा 1848 में, जब लुई फिलिप भी हटेंगे। इधर फ्रांस की क्रांति चल रही है। नेपोलियन बोनापार्ट का विजय अभियान हुआ था 1815 तक। इस विजय अभियान के द्वारा पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी भावना फैली। इस राष्ट्रवादी भावना का सबसे ज़्यादा प्रभाव जर्मनी, इटली जैसे राज्यों में देखने के लिए मिला। जर्मनी और इटली को नेपोलियन जब भी हुआ है तो नेपोलियन उसको उसके सिर्फ भौगोलिक नाम से नहीं बल्कि उसके राजनीतिक रूपरेखा के द्वारा उसको पहचाना है। राजनीतिक चेतना का जब जागरण होता है, जब लोग जिंदा होते हैं राजनीतिक चेतना के द्वारा, तो वो चाहते हैं कि हम जो टुकड़े में बटें, जैसा कि वियना की संधि में हुआ था, इटली को छोटे छोटे राज्यों में तोड़ दिया गया था, तो इनके एकीकरण का मार्ग शुरू होगा। और तब हम लोग पढ़ेंगे इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूल, गैरिबॉल्डी। दिस इज द हिस्ट्री। ये है इतिहास, और हमको इतिहास इस प्रकार से पढ़ना है जो कहानी को लेकर चलता है। जब हम इतिहास को सिर्फ क्वेश्चन समझ के पढ़ते हैं, जैसा कि हम भी अपने स्कूल लाइफ में पढ़े थे, इसमें कोई दो राय नहीं यार, हम झूठ नहीं बोलेंगे, जैसा हम लोग पढ़े हैं इस वजह से इतिहास हम लोगों को डिफिकल्ट लगता है। अब क्लास आइए, अब क्लास रेगुलर आइए और देखिएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको कॉन्सेप्ट हम क्लियर करवाएंगे, आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे और इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छा होगा। गुड लक।